हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग टू ऑल। और आगे हम अपने नए लेक्चर के साथ, और हमने 9th क्लास का फर्स्ट चैप्टर फिनिश कर लिया था। अगर आपने सारे लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां जाके देख सकते हो। ठीक है, सो आज हम कुछ इंटेक्स क्वेश्चन और एनसीईआरटी की एक्सरसाइज फर्स्ट चैप्टर का ही करने वाले हैं। सो दिस इज संगीता एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साइंस टू होम। सो लेट्स स्टार्ट टुडे लेक्चर। और क्वेश्चंस हमारे इवेपोरेशन जो टॉपिक हमने किया था उसके कुछ इंटेक्स क्वेश्चंस हमारे रह गए थे, एंड एनसीईआरटी की जो एक्सरसाइज है चैप्टर फिनिश होने के बाद वो हम करने वाले हैं आज। तो फर्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, क्या है, व्हाई डज ए डेजर्ट कूलर कूल बेटर ऑन ए हॉट ड्राई डे। जो डेजर्ट कूलर है वो हॉट ड्राई डे के दिन ज़्यादा अच्छा कूलिंग क्यों करता है एज कम्पेयर टू अदर डे। तो हम कहेंगे दो चीज़ें हमें क्वेश्चन से समझ आ रही है। कौन कौन सी? एक तो ये कह रहा है कि हॉट डे, हॉट मीन्स उस दिन आपका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होगा, टेम्परेचर मोर। एंड सेकंड वो कह रहा है ड्राई डे। ड्राई डे का मतलब हम समझ रहे हैं दैट इज नो ह्यूमिडिटी या लो ह्यूमिडिटी, यानी कि वाटर वेपर्स आपका ऑलरेडी एनवायरनमेंट में बहुत कम है। ठीक है, और दोनों ही फैक्टर आपका क्या करेंगे, इंक्रीजेस रेट ऑफ इवेपोरेशन। रेट ऑफ इवेपोरेशन, दोनों ही रेट ऑफ इवेपोरेशन को इंक्रीज करेंगे। और आपका पता है जब रेट ऑफ इवेपोरेशन ज्यादा हो, रेट ऑफ इवेपोरेशन मोर, इवेपोरेशन मोर, मोर कूलिंग। ठीक है, तो हम यही कह सकते हैं कि आपका जो है डेजर्ट कूलर जो है उसके अंदर जो पानी भरा हुआ है वो आपका कंटिन्यूअसली स्प्रिंकल करता रहता है। ठीक है, और स्प्रिंकल करेगा बाहर की साइड, तभी आपका उसका इवेपोरेशन होगा। तो आपका जो रिमेनिंग वाटर है उससे वो कुछ एनर्जी ले लेता है, एंड आपका जो है एनवायरमेंट में टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है। ठीक है, और आपका ड्राई जो है वो बिल्कुल ड्राई डे है, ह्यूमिडिटी बिल्कुल भी नहीं है, तो वाटर जो है वो बहुत जल्दी से और बहुत हाई रेट पे इवेपोरेट होगा। तो जो रिमेनिंग वाटर है कूलर के अंदर वो बहुत ज़्यादा कूल हो जाएगा, और उससे जो एयर या विंड आपका जो फैन बनाएगा वो बहुत ज़्यादा कूलिंग इफेक्ट को शो करेगा। तो इसीलिए आपका जो डेजर्ट कूलर है वो हॉट एंड ड्राई डे दोनों ही रेट ऑफ इवेपोरेशन को बढ़ाएंगे, एंड रेट ऑफ इवेपोरेशन जहाँ पे बढ़ेगा वहाँ पे कूलिंग इफेक्ट ज़्यादा होगा। ठीक है, तो आपका ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हमने कर लिया। ठीक है, सेकंड कह रहा है हाउ डज वाटर कैप्ट इन एर्थन पॉट, यानी कि मटका, बिकम कूल ड्यूरिंग द समर्स। तो हमें ये भी पता है कि आपका जो अर्दन पोर्ट होता है, यानी कि मटका जो होता है, इट हैज़ द एक्सट्रीमली माइन्यूट पोर्स। उसके अंदर बहुत छोटे जो हम देख नहीं पाते, बट अगर आप उसके अंदर पानी देखोगे, मटके से कोई बनी हुई चीज़ है उसमें आपने पानी अगर डाला तो आप देखोगे इसमें आवाज़ कंटिन्यूसली हमें मतलब साउंड सुनाई देती है सर सर की, यानी कि पानी जो है कंटिन्यूसली पहले उन पोर्स को जो है सारे पोर्स में पानी कंटिन्यूसली सिप करता रहता है, जाता रहता है। ठीक है, मूव करता रहता है, क्योंकि इवेपोरेशन जब होगा तो पहले पोर्स भरेंगे, और पोर्स जो भर गए, ठीक है, पोर्स भर गए, मटके के अंदर सारे पोर्स में पानी आ गया, एंड दे एक्सपोज टू द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट फॉर द इवेपोरेशन, यानी कि वो आपके एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में इवेपोरेट होने के लिए जाएंगे। उससे पहले वो क्या करेंगे, मटके के अंदर जो पानी है या मटके का जो कंटेंट है, ठीक है, उससे वो क्या करेंगे, एनर्जी लेंगे, और जिससे वो एनर्जी ले रहे हैं उसको वो ठंडा कर देंगे। तो मटका और मटके का पानी जो है वो बिल्कुल कूल हो जाएगा, क्योंकि उसने उनसे एनर्जी ली है, एंड देन आपका जो पोर्स में पानी भरा है वो आपका इवेपोरेट हो जाएगा। तो ड्यू टू इवेपोरेशन एर्थन पॉट बिकम्स कूल ड्यूरिंग द समर डे, एंड जो वाटर है वो आपके वो भी क्या हो जाएगा, वो भी कूल हो जाएगा। तो हमारा जो है सेकेंड का क्वेश्चन हम क्या लिखेंगे कि इन समर डेज earthen pot have cool water due to evaporation, because it has extremely minute pore on its walls
and water continuously keep sipping through these pores for evaporation. These pores या water from the pores हम कह सकते हैं। तो वो क्या करेगा, जो है इसको थोड़ा सा हम इस पेज पे देख लेते हैं। तो क्या करेगा, आपका जो एक्सट्रीमली पोर्स जो थे वो बिल्कुल आपका जो कंप्लीटली पानी जो है पोर्स में चला जाएगा। कंटिन्यूसली कीप सिपिंग थ्रू द पोर्स एंड वाटर in these pores takes latent heat, हम कह सकते हैं उसको latent heat from remaining water and earthen pot so that water and pot becomes cool due to evaporation। आपको पता है कि आपका जो बचा हुआ पानी है उससे और मटके का जो कंटेंट है उससे जो पोर्स के अंदर जो पानी भरा हुआ है वो एवोपरेट होंगे, तो एनर्जी किससे लेंगे, जो मटके के अंदर पानी है बचा हुआ रिमेनिंग जो वाटर है वो उससे एनर्जी लेंगे। जो आपका जो मटका है अर्दन पोर्ट है उसके जो कंटेंट जो है उससे पानी लेंगे। जब मटका ठंडा हो गया तो अंदर जो पानी है वो आपका ऑटोमेटिक ठंडा ही है, क्योंकि दोनों से एनर्जी लूज हुई है। और आपका जो पोर्स में जो आपका पानी है या वाटर है वो आपका इवेपोरेट हो जाएगा। तो ड्यू टू इवेपोरेशन ये सारे काम इसीलिए हो रही है, कूलिंग इफेक्ट इसीलिए शो कर रहे हैं क्योंकि वहाँ पे इवेपोरेशन हो रहा है। ठीक है, तो ये हमने सेकंड क्वेश्चन आपका देख लिया। आपका एक दो लाइन इधर है, आपका वहाँ पे जहाँ क्वेश्चन है वहाँ आपने देख ही लिया था। ठीक है, तो वहाँ एक बार हम थर्ड क्वेश्चन को और देख लेते हैं। अब जो मैं लिख रही हूँ, मैं बोल रही हूँ उसको आप नोट कर लिया करो या स्क्रीनशॉट ले लिया करो। जब भी मैं लिख रही हूँ मेरे साथ साथ आप लिख लिया करो अगर आपको नोट करने हो। तो ये हो जाएगा सेकंड का आंसर। इन समर डेज earthen pot have cool water या cold water due to the evaporation because it has the extremely minute pores on its walls and water continuously keeps seeping through these pores। ठीक है, for evaporation। और आपका जो है क्या हो जाएगा, वो जो है रिमेनिंग वाटर से आपका एनर्जी लेगा एंड earthen pot से, तो दोनों के दोनों क्या हो जाएंगे, कूल हो जाएंगे। क्योंकि जिस भी सराउंडिंग से एनर्जी जाएगी, जो एनर्जी लूज करेगा वो कूल फील करेगा। ठीक है, थर्ड क्या है आपका, Why does our palm feel cold when we put some acetone और पेट्रोल और परफ्यूम on it। तो ये हमने जो है क्वेश्चन आपका जो है नेक्स्ट क्या है, Why are we able to sip hot tea or milk faster from the saucer rather than a cup। ठीक है, What type of clothes should we wear in summer। इन सब का जो है हम देख लेते हैं। ठीक है, हम अपना एक न्यू पेज ले लेते हैं जहाँ पे हम सब क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेंगे। अब देखिए आपका जो है अगर एसीटोन है, पेट्रोल है या परफ्यूम है, दीज आर द वोलेटाइल लिक्विड्स। ठीक है, आपका जो है ये वोलेटाइल लिक्विड यानी कि बहुत जल्दी इनका इवेपोरेशन या ये बहुत जल्दी इवेपोरेट हो जाते हैं। तो ये क्या करेंगे, अगर हमने पाम पे एसीटोन लिया, जो नेल पेंट रिमूवर जो आपका होता है पेंट्स को रिमूव करने वाला, उसको एसीटोन बोलते हैं। परफ्यूम है या पेट्रोल है, उनको अगर पाम पे हम लेंगे तो दे टेक द हिडन हीट या दे टेक द लेटेंट हीट फ्रॉम आवर पाम, या अपनी स्किन से या अपनी पाम की जो स्किन है उससे वो एनर्जी लेगा। जब वो उससे एनर्जी लेगा और तब वो इवेपोरेट हो जाएगा। इट मीन्स आपका जो पाम है वो आपका कैसा, जहां से एनर्जी लेगा उसी को आपका कूल फील कराएगा, यानी कि हमारी जो पाम है वो कोल्ड फील करेगी, कूल फील करेगी। ठीक है, तो ये ड्यू टू एवोपरेशन ही है। तो हमारे पास जो है थर्ड का जो आंसर आया
वो हम क्या कहेंगे कि आपका जो है एसीटोन और पेट्रोल ठीक है, एंड परफ्यूम हम कह सकते हैं, परफ्यूम्स आर वोलेटाइल लिक्विड। कैसे हैं ये? वोलेटाइल का मतलब होता है जिनका जो है इवेपोरेशन बहुत जल्दी हो। वोलेटाइल लिक्विड्स एंड दे इवेपोरेट, या दीज इवेपोरेट हम कह सकते हैं, दीज evaporates very quickly and take latent heat from our palm when we taken these substance on our palm। जब हम अपनी palm पे इन substance को रखेंगे तो they take the latent heat from our palm and our palm feel cold due to evaporation। और हमें ये पता है, आपका ये वो सिंस कर देंगे या बिकॉज कर देंगे। इवेपोरेशन causes cooling effect। इवेपोरेशन causes cooling effect, ठीक है। इवेपोरेशन causes cooling effect। तो ये हमारे पास थर्ड का आंसर आ गया। तो आपको ये आपका जब ये टॉपिक कर रहे थे तब भी आया था कि एसीटोन और परफ्यूम या पेट्रोल जो है ये वोलेटाइल लिक्विड्स होते हैं और इनके जो है इवेपोरेशन बहुत ही जल्दी होता है। तो हमारी पाम पे अगर ये सब हम रखेंगे तो बहुत जल्दी इवेपोरेट होंगे और जो एनर्जी आएगी वो हमारी पाम की स्किन से आएगी, तो हमारी पाम जो है वो आपका कूल फील करेगी। तो ड्यू टू द रीजन वही है, ड्यू टू इवेपोरेशन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या था कि अगर आपका जो है हॉट टी या मिल्क हम एक कप में ले ले या एक सॉसर प्लेट में, ठीक है। तो मान लो एक आपका जो है कप के अंदर, ठीक है, आपका जो टी है वो कप के अंदर है एंड एक जो हम कहें कि आपका जो है सॉसर प्लेट के अंदर, आप इमेजिन कर सकते हो, ठीक है। ड्राइंग मुझे इतना अच्छा नहीं आती है, तो आपका यहाँ पे मान लो ये आपका सॉसर प्लेट है, तो इसके अंदर हमने जो है टी ले ली, ठीक है। तो ये आपका जो है कप है, हॉट टी या कुछ भी हो जाए, ये आपका सॉसर जो है प्लेट हम बोल सकते हैं या सॉसर बाउल जो है आपका। अब यहाँ पे जो है हॉट टी या फिर आपका हॉट मिल्क है, उसकी जो सिप है कह रहा है कि हम सॉसर प्लेट से जल्दी हम मतलब हमारे लिए ज़्यादा कन्वीनियंट है कि हम उससे सिप ले लेते हैं, जल्दी से वो ठंडा हो जाता है। और जो आपका चाय या फिर आपका जो है हॉट टी या फिर हम कहें मिल्क जो है कप के अंदर वो जो है देरी से आपका ठंडा होता है, तो वहाँ पे हम सिप लेते हैं तो हमारे लिए डिफ़िकल्टी होती है। ऐसा क्यों? तो हमें पता है टोटली डिपेंड्स अपॉन द सरफेस एरिया, ठीक है। और यहाँ पे जो है आपका जो कप है उसका हम कहेंगे कि जो सरफेस एरिया है वो आपका लेस है, सरफेस एरिया लेस है, ठीक है। और जो प्लेट है, सॉसर प्लेट है, यहाँ पे मोर सरफेस एरिया है या लार्ज सरफेस एरिया हम कह सकते हैं, लार्ज सरफेस एरिया। लार्ज सरफेस एरिया, ठीक है। इसको हम स्मॉल कह सकते हैं, स्मॉल,
ठीक है, यहाँ लार्ज सरफेस एरिया है, तो हमें पता है ड्यू टू लार्ज सरफेस एरिया, ड्यू टू लार्ज सरफेस एरिया क्या होगा, रेट ऑफ इवेपोरेशन, रेट ऑफ इवेपोरेशन इंक्रीजेस, ठीक है, इन शोषर प्लेट या इन शोषर, ठीक है। तो वहां पे जो है आपका हॉट टी कहें हम या मिल्क कहें, बिकम्स कूल या बिकम्स कोल्ड, becomes cold quickly, ठीक है, as compared to कप, ठीक है, as compared to कप। तो यहाँ पे आपका जो है फैक्टर कौन सा आया हमारे पास, सरफेस एरिया फैक्टर आया कि जितना ज़्यादा सरफेस एरिया होगा उतना ही ज़्यादा आपका रेट ऑफ इवेपोरेशन होगा। तो यहाँ हम कहेंगे जो शोषर प्लेट है जिसमें हम चाय या दूध डाल के अगर हम पीते हैं तो वो हमारे लिए कन्वीनियंट होता है कि हम जल्दी से उसमें सिप ले सकते हैं, वो ज़्यादा जल्दी आपका कूल हो जाता है एज़ कम्पेयर टू कप। कप का सरफेस एरिया स्मॉल है और वहाँ से जो है इवेपोरेशन इतना जल्दी या इतना जल्दी नहीं हो पाता जितना जल्दी आपका शोषर प्लेट में। तो वहाँ से जब हम वो ज़्यादा टाइम तक आपका ठंडा नहीं हो पाता, तो वहाँ से हम जब शिप लेते हैं तो हमें डिफिकल्टी होती है क्योंकि वो ज़्यादा गर्म होता है, ठीक है, ज़्यादा हॉट होता है। तो ये आपका ड्यू टू इवेपोरेशन ही ये सब चल रहा है। तो हम यही कहेंगे कि आपका जो है शोषर प्लेट में आपका ये जल्दी ठंडा हो जाता है। इट इज़ कन्वीनियंट, ये कह सकते हैं हम, इट इज़ कन्वीनियंट फॉर अस टू टेक शिप फ्रॉम शोषर प्लेट या फ्रॉम शोषर एज कंपेयर टू कप, एज कंपेयर टू कप। ये हमारे लिए ज़्यादा आसान रहता है कि हम प्लेट में उसको थोड़ा ठंडा करके कूल करके आराम से उसको शिप कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है थर्ड क्वेश्चन का जो आंसर हो गया सरफेस एरिया पे। तो यहाँ पे भी आपका रीजन क्या रहेगा, ड्यू टू इवेपोरेशन। तो इवेपोरेशन उसमें जल्दी होता है जिसका सरफेस एरिया लार्ज है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन हमारे पास क्या था कि जो है हॉट समर डे के अंदर हमें किस टाइप के क्लोथ्स पहनने चाहिए। ड्यूरिंग हॉट समर डे वी प्रेफर व्हाट टाइप ऑफ क्लोथ्स वी वियर। तो वी शुड वियर कॉटन क्लोथ्स, ठीक है, लाइट कलर्ड एंड कॉटन जो है क्लोथ्स हमें पहनने चाहिए। लाइट कलर रिफ्लेक्ट्स द लाइट, सनलाइट को रिफ्लेक्ट करता है लाइट कलर। तो समर्स में जो लाइट कलर्स हम पहनते हैं तो वो हीट को एब्जॉर्ब नहीं करता, तो हमें ज़्यादा गर्मी नहीं लगती। तो ऑलरेडी टेम्परेचर बहुत हाई रहता है, हमारा जो आपकी बॉडी है वो बहुत ज़्यादा प्रिस्पायर करती है। प्रिस्पायर का मतलब होता है आपका जो है ज़्यादा स्वेटिंग वहाँ से हमारी स्किन से होती है, ठीक है। तो हमारी बॉडी की जो फंक्शनिंग है वो इसी तरह से बनी हुई है कि ज़्यादा स्वेटिंग होगी तो फिर हमें जो है कंफर्टेबल तभी फील होगा तब आपका जो है वहाँ पे इवेपोरेशन जल्दी हो। तो हमें कॉटन के क्लोथ्स पहनने चाहिए। कॉटन जो है इट इज़ ए बेस्ट एब्जॉर्बर फॉर स्वेटिंग, यानी कि जो स्वेट होते हैं, पसीने जो होते हैं, उनको जल्दी से एब्जॉर्ब करता है एंड एक्सपोज टू द एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट को एक्सपोज कर देता है फॉर द इवेपोरेशन। तो इवेपोरेशन जब होगा तो कॉटन क्लोथ्स जो है पहले से ही पसीने को एब्जॉर्ब उन्होंने कर लिया, स्वेटिंग को जो है एब्जॉर्ब कर लिया और फिर वो वहाँ पे इवेपोरेशन होगा तो इवेपोरेशन के लिए वो अपनी स्किन से, ठीक है, हमारी जो बॉडी है, हमारी जो स्किन है उससे एनर्जी लेगा। लेटेंट हीट कहाँ से लेगा, स्किन से। तो हमारी जो स्किन है वो हमें कूल फील कराएगी आफ्टर स्वेटिंग, या फिर हम कहीं कंफर्टेबल फील करते हैं हम, तो हमें जो है कॉटन के लाइट कलर के क्लोथ्स पहनने चाहिए समर डेज में, ठीक है। तो ये हम देख लेते हैं इस क्वेश्चन का आंसर जो है। तो हम कहेंगे इन समर डेज वी शुड वियर लाइट कलर कॉटन क्लोथ्स, लाइट कलर कॉटन क्लोथ्स, ठीक है, बिकॉज light color reflects the light, light color reflects the light या sunlight
ठीक है, एंड हम कह सकते हैं कॉटन क्लोथ्स जो है भाई, यहाँ पे जो है ना, अगर राइटिंग लिखते टाइम थोड़ा बहुत मिस्टेक हो जाती है तो उसको आप इग्नोर कर दिया करो, उसको ठीक कर लिया करो आप। क्लोथ्स, ठीक है, ध्यान चला जाता है तो मैं कर देती हूँ ठीक। कई बार ऐसा हो जाता है कि फ्लो में मैं अगर राइटिंग करते टाइम कोई वर्ड है उसके मिस पहला अगर वो हो गया तो आप उसको देख लिया करो, ठीक है, ठीक कर लिया करो। कॉटन क्लोथ्स क्या करेंगे, दे आर बेस्ट एब्जॉर्बर, ठीक है, एंड दे एब्जॉर्ब sweat and exposed to environment for evaporation, ठीक है। during evaporation it takes latent heat from our body या from our skin, ठीक है, and so that we feel cool after sweating, ठीक है। तो हमें कैसे कपड़े पहनने चाहिए, लाइट कलर कॉटन क्लोथ्स, वो अच्छे एब्जॉर्बर होते हैं और आपका जो है स्वेटिंग को एब्जॉर्ब करके एटमॉस्फेयर को एक्सपोज कर देते हैं फॉर द इवेपोरेशन। और वहाँ आपका जो है एनर्जी कहाँ से, वो हिडन फॉर्म में कहाँ से एनर्जी लेगा, ठीक है। दे टेक द कॉटन क्लोथ्स टेक द लेटेंट हीट फ्रॉम आवर स्किन एंड आवर स्किन या आवर बॉडी फील कूल, ठीक है। तो ये सारा जो है ड्यू टू एवापोरेशन आपका हो रहा है, ये सब फिनोमिनाज वहाँ से हो रहे हैं। तो ये आप जो है हमारे लास्ट जो क्वेश्चन था उसका आंसर हो गया। तो शायद इन टेक्स्ट क्वेश्चन हमने सब कर लिए, ठीक है। अब हम देख लेते हैं एनसीईआरटी के एक्सरसाइज, एक बार हम चलते हैं कि हमने क्या क्या किया है, क्या रह गया है। सारा चैप्टर मैं आपको करा चुकी हूँ, सारे क्वेश्चंस भी आपके हो गए हैं। तो ये हमने थर्ड हमने देख लिया एसीटोन, फोर्थ हमने देख लिया आपका शोषण प्लेट में जल्दी क्यों आपका कूल हो जाता है, एंड फिफ्थ हमने कर लिया क्लोज, ठीक है। ये सारे क्वेश्चंस हमारे हो गए। अब हम चलते हैं अपने, ये समरी आप एक बार पढ़ लेना, चैप्टर आपका रिवाइज हो जाएगा, ठीक है। समरी है क्या क्या हमने पढ़ा। अब चलते हैं हम अपने एक्सरसाइज पे। तो एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं अपनी। इन टेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपके एक्सरसाइज वो और आपकी जो एनसीईआरटी के एक्सरसाइज है वो दोनों ही हमें बहुत अच्छे तरीके से करना चाहिए, क्योंकि उससे हमें पता चलता है कि चैप्टर में हमने क्या सीखा, क्या हमें आता है, क्या हम भूल गए। अगर हमें ज़रूरत है तो हम उसको दोबारा से क्या करें, चैप्टर को रिवाइज करें। अगर क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे हैं, अगर हो रहे हैं तो इट मीन्स जो हमने पढ़ा है वो अच्छे से हमने उसको समझा है और हमारे क्वेश्चन जो हैं वो सॉल्व हो रहे हैं। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कन्वर्ट द फॉलोइंग टेम्परेचर टू द सेल्सियस स्केल, ठीक है। टेम्परेचर को सेल्सियस स्केल में और केल्विन स्केल में बदलने के लिए मैंने आपको फॉर्मूले बताए थे, ठीक है। स्केल्स ऑफ टेम्परेचर हम कर चुके थे। तो आपका जो है अगर हमें सेल्सियस, तो फॉर्मूले क्या थे पहले हम वो देख लेते हैं। अगर आपको सेल्सियस निकालना है तो हमें केल्विन दिया होगा और उसमें से हमें -273 जो है वो सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है। ये हमारा फर्स्ट फॉर्मूला है। सेकंड हमारा क्या था, अगर आपको केल्विन निकालना है तो सेल्सियस दिया होगा तो +273 हमें ऐड करना है। तो आपको बस यही ध्यान रखना है। अब देखते हैं हमने क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 293 केल्विन दिया हुआ है। तो इट मीन्स आपका जो है 293 केल्विन, तो केल्विन उसने दे रखा है तो सेल्सियस हमें निकालना है। तो 293 केल्विन -273, ठीक है। ये कितना आ गया, ठीक है। तो ये आपका 20 डिग्री सेल्सियस आ गया। तो इसका आंसर क्या है 20 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट क्या कह रहा है 470 केल्विन।
470 केल्विन उसने दिया हुआ है, माइनस 273 करेंगे हम, ठीक है। तो 270, ये डिग्री सेल्सियस ही निकालना था हमें, तो 273 को जब माइनस करेंगे तो ये आपका 7 एंड जो है 197 जो है आपका डिग्री सेल्सियस आ गया, ठीक है। अभी आप ये कहोगे मैडम हमने जो स्केल में है 0 से 100 डिग्री सेल्सियस ही, नहीं, आपका स्केल्स जो है वो 0 से 100 डिग्री सेल्सियस नहीं, कहीं आपका बहुत ज़्यादा भी हो सकता है, माइनस में भी हो सकता है सेल्सियस का, और केल्विन का भी आपका जो है पॉजिटिव कहीं तक भी हो सकता है, बट आपकी जो है उसकी नेगेटिव वैल्यू नहीं आती। बस 0 केल्विन जो है एब्सोल्यूट टेम्परेचर हम बोलते हैं 0 केल्विन पे, वेयर ऑल द मोलिकुलर मोशंस आर स्टॉप, किसी भी मोलिक्यूल के, किसी भी कंपाउंड के, किसी भी कोई भी आपकी चीज़ है वो 0 केल्विन टेम्परेचर पे सभी कुछ स्टॉप हो जाता है, उसको एब्सोल्यूट 0 टेम्परेचर हम बोलते हैं। तो केल्विन आपका 0 केल्विन पर हो सकता है और पॉजिटिव उसकी कितनी ही वैल्यू हो सकती है। सेल्सियस आपका 0 से 100 डिग्री सेल्सियस हम मानते हैं, मतलब स्केल हम पढ़ते हैं, बाकी उसकी वैल्यू कितनी हायर हो सकती है और वो नेगेटिव में भी कितना ही जा सकता है, मतलब नेगेटिव आपका 0 केल्विन तक जैसे जहाँ तक होता है वहाँ तक आपका ये जा सकता है। जैसे 0 केल्विन जो टेम्परेचर है वो -273 केल्विन के बराबर है, ये मैंने आपको जो है लास्ट लेक्चर में सब बता दिया था, ठीक है। तो ये आपका जो है 197 डिग्री इसका आंसर आ गया। उसके बाद कन्वर्ट द फॉलोइंग टेम्परेचर टू केल्विन स्केल, तो केल्विन स्केल के लिए कह रहे तो अब हमें केल्विन निकालने हैं। तो यहाँ पे देखो क्या दिया हुआ है 25 डिग्री सेल्सियस, तो 25 डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है प्लस उसमें 273 हम ऐड करेंगे, तो ये कितना आ जाएगा केल्विन का टेम्परेचर जो है 8, 9 एंड 298 केल्विन आपका हो गया। तो ये हमारे पास आंसर आ गया। नेक्स्ट कह रहा है 373 डिग्री सेल्सियस, तो केल्विन ही हमें निकालना है, ठीक है। तो केल्विन निकालना है तो 373 डिग्री सेल्सियस प्लस 273 डिग्री सेल्सियस, सॉरी आपका जो है ये सेल्सियस में दिया हुआ है, प्लस 273 ऐड करेंगे तो 373 प्लस 273 कितना हो गया 6, 4 एंड 6, ये आ गया आपका 646 केल्विन, ठीक है। 646 केल्विन हमारे पास आंसर आ गया। तो फर्स्ट क्वेश्चन कर लिया, सेकंड हमने कर लिया। तो आपको सिर्फ फॉर्मूले ध्यान रखने हैं, अगर डिग्री सेल्सियस निकालना है, डिग्री सेल्सियस निकालना है तो जो भी केल्विन दिया उससे -273 सब्ट्रैक्ट कर दो, ठीक है। अगर आपको केल्विन निकालना है तो डिग्री सेल्सियस में 273 ऐड कर दो, क्योंकि आपका जो डिग्री सेल्सियस है वो C से होता है, अगर केल्विन निकालना है तो ऑटोमेटिकली आपको 273 उसमें ऐड करके तभी तो K में लाओगे, ठीक है। तो सिंबल्स से भी आप याद रख सकते हो, तो ये फॉर्मूले आपको ध्यान रखने दोनों, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं, गिव रीजन फॉर द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन, नैफ्थलीन बॉल डिसअपियर विद टाइम विदाउट लीविंग एनी सॉलिड, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है वी कैन गेट द स्मेल ऑफ परफ्यूम सिटिंग सेवरल मीटर अवे। जो थर्ड क्वेश्चन है उसमें कह रहा है सबसे पहले नैफ्थलीन आपका जो बोल है, यानी कि कपूर की जो गोली है नैफ्थलीन बोल डिसअपियर हो जाती है थोड़े जो है लंबे टाइम तक हम उसके कपड़ों के बीच में उसको रखते हैं या कहीं भी रखिए तो क्यों, तो देखो वहाँ पे जो है नैफ्थलीन बोल सॉलिड में होती है और धीरे धीरे उसके वेपर्स जाके वो आपका जो है एनवायरनमेंट में एयर के साथ मिक्स हो जाता है, ठीक है। हमें उसकी सिर्फ स्मेल आती है, क्योंकि हम जब ब्रीथ करते हैं तो एयर के साथ उसकी कुछ स्मेल आती है जहाँ पे वो रखी है, तो इट मीन्स वहाँ पे जो सॉलिड से डायरेक्ट वेपर्स में गया विदाउट गोइंग इन लिक्विड स्टेट, वो क्या होता है आपका सब्लिमेशन, ठीक है। तो यहाँ पे जो नैफ्थलीन बोल थी ड्यू टू सब्लिमेशन, उसका क्या हो गया, हम कहेंगे ड्यू टू सब्लिमेशन जो आपकी है नैफ्थलीन बोल disappear due to sublimation, ठीक है। तो आपका जो है सॉलिड डायरेक्ट किस में जाता है सब्लिमेशन में, गैसियस स्टेट में या वेपर स्टेट में। तो ये भी आपका जो है टाइम के साथ साथ आपके जो नैफ्थलीन बोल है, ठीक है, जब आपका लॉन्गर टाइम हो जाता है तो वो आपका जो है सॉलिड में ये होती है, ठीक है, और ये फिर आपका वेपर्स फॉर्म में एयर में चली जाती हैं, यानी कि सबलाइम हो गई ये, ठीक है, सबलाइम हो गई। तो ड्यू टू सब्लिमेशन नैफ्थलीन बॉल डिसअपियर आफ्टर सम टाइम एंड वी कैन स्मेल,
ठीक है, वी कैन स्मेल द नेफ्थलीन बॉल्स की जो आपके कंटेंट होते हैं उनको हम स्मेल कर सकते हैं जहाँ पे वो रखी है, ठीक है। तो आपके जो उसके कंटेंट है दे आर गोज टू इनटू एयर एंड वी कैन स्मेल इट, ठीक है। तो ये आपका ड्यू टू सब्लिमेशन ये सारा सब कुछ हुआ है सब्लिमेशन की वजह से। सेकंड आपको क्या कह रहा था कि आपका जो है हम बहुत ज़्यादा दूरी पे बैठे हैं, सेवरल मीटर अवे भी हम जो है परफ्यूम की जो है महक ले सकते हैं या स्मेल कर सकते हैं उसको। क्यों? तो देखो परफ्यूम जो है वो एक वोलेटाइल लिक्विड है। परफ्यूम क्या है? परफ्यूम्स जो है वो आपका वोलेटाइल लिक्विड है। वोलेटाइल का मतलब उसके वेपर्स बहुत जल्दी बनते हैं, वोलेटाइल लिक्विड, ठीक है। और इट डिफ्यूज, ठीक है, उसके वेपर्स बनेंगे, ठीक है। वो आपका जो है वोलेटाइल लिक्विड है तो उसके वेपर्स बनेंगे और वो एयर के साथ मिक्स हो जाएंगे, यानी कि उनका डिफ्यूजन हो जाएगा, ठीक है। तो इट डिफ्यूज इनटू एयर एंड मिक्स इनटू एयर। डिफ्यूज का मतलब वही है आपका, इट डिफ्यूज इनटू एयर, and we can smell it from several meter away। हम उसको स्मेल कर सकते हैं बहुत दूर से ही कि किसी ने परफ्यूम लगाया है। तो हम कहेंगे जो वोलेटाइल लिक्विड है, परफ्यूम जो है वोलेटाइल लिक्विड है और वो आपका वेपर्स फॉर्म में जाएगा एंड गेट मिक्स विद द या गेट डिफ्यूज इनटू द एयर एंड सो दैट वी कैन स्मेल फ्रॉम ए सेवरल मीटर अवे। तो ड्यू टू डिफ्यूजन ये फिनोमिना हुआ है और ड्यू टू सब्लिमेशन आपका नेफ्थलीन बोल डिसअपीयर है। तो यहाँ पे प्रोसेस हमें ध्यान रखना पड़ेगा। यहाँ पे सब्लिमेशन सॉलिड से वेपर स्टेट में जा रहा है नेफ्थलीन बोल, और यहाँ पे आपका ड्यू टू डिफ्यूजन यानी कि आपके जो लिक्विड के जो आपका परफ्यूम है लिक्विड का उसके जो वेपर्स एयर्स के साथ डिफ्यूज होगी एंड तब उसको हम स्मेल करें। तो यहाँ पे ड्यू टू डिफ्यूजन, तो हम जो है प्रोसेस हमें ध्यान रखना पड़ेगा, डिफ्यूजन, और यहाँ क्या था? सब्लिमेशन। ठीक है, सब्लिमेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, देख लो आप, इसका आंसर आपने देख लिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या था? कह रहा है कि अरेंज द फॉलोइंग सब्सटेंस इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन वाटर है, शुगर है एंड ऑक्सीजन है, ठीक है। एंड नेक्स्ट कह रहा है व्हाट इज द फिजिकल स्टेट ऑफ वाटर 25 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री सेल्सियस एंड 100 डिग्री सेल्सियस। तो आपका जो है मैं आपको यहीं आपका जो है थोड़ा बता देती हूँ। तो हमारे पास क्या था, अब क्वेश्चन भूल गई मैं। वापस जाना पड़ेगा। कह रहा था कि आपका जो है वाटर, शुगर, ऑक्सीजन, इसको अरेंज करना है। तो देख लेते हैं एक बार, वाटर, शुगर एंड ऑक्सीजन, इनको अरेंज करना है। आपका जो है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या, किसके अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा है, किसके अंदर कम है, और इनको फिजिकल स्टेट इनकी डिफाइन करनी है। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से ही फिजिकल स्टेट हमें पता है डिफाइन होती है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं वाटर क्या है आपका, लिक्विड, ठीक है। शुगर आपका क्या है, सॉलिड, सॉलिड होता है शुगर के क्रिस्टल, ठीक है। उसके बाद आपका जो है ऑक्सीजन क्या है, एक आपका गैस। तो स्टेट हमने डिफाइन कर दी, ये आपकी स्टेट्स ऑफ मैटर हैं, ठीक है। अब देख लेते हैं, हमें पता है कि आपका जो है गैसियस स्टेट, इसके जो पार्टिकल्स है वो क्लोजली पैक्ड नहीं होते, इसके जो पार्टिकल्स हैं वो दूर दूर प्रेजेंट होते हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नेग्लिजिबल है यहाँ पे। तो हम कहेंगे यहाँ पे पार्टिकल्स क्या है, फ्रीली मूव, पार्टिकल्स आर फ्रीली मूव इन ऑक्सीजन गैस, फ्रीली मूव, ठीक है। तो ये कैसा हो जाएगा, लेसर या जो है वीकेस्ट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हम कहेंगे, लेसर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या नेग्लिजिबल हम कह सकते हैं, ठीक है,
ठीक है, तो ये आपका सॉलिड में हमें पता है पार्टिकल्स आर क्लोजली पैक्ड, पार्टिकल्स आर क्लोजली पैक्ड, तो क्या होगा, स्ट्रॉन्गर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, सबसे ज़्यादा अट्रैक्शन सॉलिड में होता है। ठीक है, नेक्स्ट ये हमें पता है लिक्विड है, तो पार्टिकल्स आर समवॉट लूज एज कंपेयर टू सॉलिड, एज कंपेयर टू सॉलिड। ठीक है, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो जाएगा, मॉडरेट या लेसर हम कह सकते हैं, मॉडरेट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या लेसर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किससे, आपका जो है सॉलिड से आपका थोड़ा सा कम होंगे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो अरेंज अगर इनको करना हो तो हम कहेंगे, हमें इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना था तो हम कहेंगे सबसे कम किसका हो गया, आपका जो है ऑक्सीजन गैस का। ठीक है, उसके बाद आपका जो है वाटर का, और उस सबसे ज़्यादा किसका हो जाएगा, शुगर का। ठीक है, तो ये हमारे पास इंक्रीजिंग ऑर्डर आ गया, ऑक्सीजन, वाटर एंड शुगर। ऑक्सीजन, वाटर, तो ऑक्सीजन में गैस है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे कम, उसके बाद वाटर क्योंकि लिक्विड है तो थोड़ा सा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाएंगे, एंड सबसे ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आपका शुगर में क्योंकि वो क्या है, सॉलिड। ठीक है, ये हमने कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द फिजिकल स्टेट ऑफ वाटर। तो देखो 25 डिग्री सेल्सियस पे तो हमें पता है, ये तो आपका रूम टेम्परेचर माना जाता है। ठीक है, 25 डिग्री सेल्सियस, और इस पे हमें पता है कि वाटर आपका किस फॉर्म में रहेगा, लिक्विड फॉर्म में ही रहेगा। ठीक है, वाटर आपका जो है वो लिक्विड फॉर्म के अंदर ही रहेगा, क्योंकि आपका जो 25 डिग्री सेल्सियस जो है उसमें लिक्विड की हमें प्रॉपर्टी पता है कि उसका जो वॉल्यूम है वो फिक्स है, तो किसी भी कंटेनर में आप डाल के देखो वॉल्यूम फिक्स ही रहेगा। ठीक है, इट डज नॉट चेंज द वॉल्यूम एंड इट डज नॉट हैव द फिक्स शेप, तो शेप उसकी कंटेनर के साथ चेंज होती रहेगी। तो दो प्रॉपर्टी हमें पता है, तो 25 डिग्री सेल्सियस पे वाटर यही आपको प्रॉपर्टी दिखाएगा, या लिक्विड। तो आपका जो है वाटर 25 डिग्री सेल्सियस में लिक्विड फॉर्म में प्रेजेंट होगा, तो इट हैव द फिक्स वॉल्यूम एंड इट डज नॉट हैव द फिक्स शेप, तो फिक्स वॉल्यूम होगा, शेप आपकी फिक्स नहीं होगी। तो 25 डिग्री सेल्सियस पे सिर्फ लिक्विड फॉर्म दिखाएगा। उसके बाद कह रहा है 0 डिग्री सेल्सियस पे, तो देखो 0 डिग्री सेल्सियस पे तो हम ये कह सकते हैं, आपने ये क्वेश्चन कर लिए होंगे, मैं ये रब कर देती हूँ। ठीक है, तो 0 डिग्री सेल्सियस पे आपका क्या है, ये 0 डिग्री सेल्सियस आपका जो है मेल्टिंग पॉइंट हम कह सकते हैं आइस का। एक तो मेल्टिंग पॉइंट है आइस का, और दूसरा हम क्या कह सकते हैं, आपका वाटर का जो है फ्रीजिंग पॉइंट भी है। ठीक है, दोनों ही 0 डिग्री सेल्सियस पे होते हैं। जब आइस आपका मेल्ट होती है तो उसका मेल्टिंग पॉइंट भी 0 डिग्री सेल्सियस, एंड वाटर आपका फ्रीज हो रहा है तो भी उसका 0 डिग्री सेल्सियस पे ही वो फ्रीज हो रहा है। तो हम ये कहेंगे 0 डिग्री सेल्सियस पे आपको कोई सी भी फॉर्म देखने को मिल सकती है। तो 0 डिग्री सेल्सियस आपका क्या है, मेल्टिंग पॉइंट है एक तो। ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट है आपका ऑफ आइस, और जो कह सकते हैं हम आपका 0 डिग्री सेल्सियस ही, ठीक है, यही आपका क्या है, फ्रीजिंग पॉइंट है, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर। ठीक है, तो ये आपका लिक्विड है। ठीक है, और ये आपका सॉलिड है, आइस। तो हम ये कह सकते हैं कि 0 डिग्री सेल्सियस पे जो है वाटर आपका जो है, वाटर की फिजिकल स्टेट मांग रहा है, तो वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस आइदर इन सॉलिड और इन लिक्विड स्टेट। ठीक है, दोनों स्टेट में हो सकता है, लिक्विड स्टेट में भी हो सकता है और आपका सॉलिड स्टेट में भी हो सकता है। नेक्स्ट आपका 100 डिग्री सेल्सियस, तो 100 डिग्री सेल्सियस पे हमें पता है ये क्या है, बॉइलिंग पॉइंट है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। ठीक है,
तो हम ये कहेंगे कि आपका जब 100 डिग्री सेल्सियस ये अचीव करता है तो आपका वाटर जो है वो बॉयल होने लग जाता है और उसके जो वेपर्स हैं वो बनने लग जाते हैं। तो आपका जो है ये वेपर्स 100 डिग्री सेल्सियस के बाद आपका जो है सिस्टम का टेम्परेचर इंक्रीज नहीं होता, तो कुछ आपके जो है वेपर्स फॉर्म में चले जाते हैं कुछ पार्टिकल, और कुछ पार्टिकल आपके लिक्विड फॉर्म में रह जाते हैं। तो 100 डिग्री सेल्सियस पे हम ये कह सकते हैं कि आपका जो वाटर है वो लिक्विड बॉयल होने लग जाता है, तो कुछ आपका लिक्विड फॉर्म में, कुछ आपका वेपर्स फॉर्म में, तो दोनों स्टेट में हमें मिलेगा। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं either in liquid state or in gaseous state या वेपर स्टेट, दोनों ही स्टेट में आपका जो है वाटर मिल सकता है 100 डिग्री सेल्सियस पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है गिव 2 रीजंस टू जस्टिफाई वाटर एट रूम टेम्परेचर इज ए लिक्विड, ठीक है, एंड आयरन अल्मीरा इज ए सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। तो ये हमें पता है कि वाटर आपका रूम टेम्परेचर पे लिक्विड क्यों है, वी नो द प्रॉपर्टी ऑफ द लिक्विड, ठीक है, हमें लिक्विड की प्रॉपर्टी पता है। तो लिक्विड की अगर प्रॉपर्टी हमें पता है तो हम उसको डिफाइन कर सकते हैं कि वो आपका जो है रूम टेम्परेचर पे लिक्विड क्यों है। तो उसकी जो वॉल्यूम है वो आपका फिक्स है और जो उसका शेप है वो फिक्स नहीं है। तो हम कहेंगे कि आपका जो वाटर है उसकी जो प्रॉपर्टी या लिक्विड जो है उसकी प्रॉपर्टी हमें पता है, क्या कहेंगे, फिक्स्ड वॉल्यूम, ठीक है, एंड सेकंड हमें पता है नॉट फिक्स्ड शेप, ठीक है। तो ये दोनों ही प्रॉपर्टी के कारण जो रूम टेम्परेचर पे है इट फॉलोज द 2 प्रॉपर्टीज एट रूम टेम्परेचर, ठीक है। तो वाटर जो है 25 डिग्री सेल्सियस को रूम टेम्परेचर माना जाता है और उसके ऊपर ये दोनों प्रॉपर्टी को फॉलो करता है, ठीक है, तो वो आपका लिक्विड फॉर्म में होता है। तो हम ये कहेंगे कि 25 डिग्री सेल्सियस एट 25 डिग्री सेल्सियस या हम कहें 298 केल्विन जो टेम्परेचर है वो आपका रूम टेम्परेचर माना जाता है। इट फॉलोज these properties and show liquid state, ठीक है। तो ये आपका जो है इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट कह रहा है कि आपका जो आयरन अल्मीरा जो है वो सॉलिड क्यों है। तो हमें सॉलिड की भी प्रॉपर्टी पता है। सॉलिड की प्रॉपर्टी क्या होती है, फिक्स वॉल्यूम एंड फिक्स शेप। फिक्स वॉल्यूम है, फिक्स शेप है, ठीक है, एंड रिजिड है। तो हम अगर इसकी वॉल्यूम के अंदर वॉल्यूम जो भी उसका डायमेंशन है, जो भी डायमेंशन लेके उसको बनाया गया है, ठीक है, कि इतना लंबाई इतना चौड़ाई, तो डायमेंशन अकॉर्डिंग टू जिस डायमेंशन की वो बनी है वो वॉल्यूम उसका फिक्स है। एंड आप ये कहिए उसको हम कंप्रेस नहीं कर सकते, और जो आपका शेप है उसको अगर हम प्रेस करें अपने हैंड से तो उसकी शेप में भी कोई चेंज नहीं आएगा। तो वॉल्यूम फिक्स, आपका शेप फिक्स और रिजिड है, ठीक है। तो आपकी जो आयरन अल्मीरा है वो क्या है, ये तीनों प्रॉपर्टी को फॉलो करेगा। तो आपकी जो आयरन अल्मीरा, ठीक है, वो क्या हो जाएगी, इट इज ए सॉलिड, ठीक है, वो सॉलिड हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। 6th क्वेश्चन भी हो गया। 7th है व्हाई इज आइस एज 273 केल्विन मोर इफेक्टिव इन कूलिंग देन वाटर एट द सेम टेम्परेचर। तो देखो यहाँ पे जो है ये समझने वाला है, ठीक है, इस क्वेश्चन को हम अच्छे से समझ लेते हैं। आपका जो है आइस जो है 273 केल्विन पे कह रहा है, 273 केल्विन टेम्परेचर कितना हो गया आपका 0 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। और ये आपका क्या है, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस, और हम क्या कह सकते हैं, ये क्या है आपका फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर भी यही है, ठीक है, ये हमें पता है इतना, ठीक है। तो अब ये कहेंगे कि आपका जो आइस है, ये आइस है एंड ये वाटर है,
ठीक है, यहाँ पे भी 273 केल्विन टेम्परेचर है और यहाँ पे भी 273 केल्विन टेम्परेचर है। कह रहा है ये किसी भी सब्सटेंस को मोर कूलिंग इफेक्ट शो करती है, मोर कूल, ठीक है, और ये आपका लेस कूल है। क्यों? ठीक है, उसका रीज़न ये है कि जो आपका आइस है वो हम ये कहेंगे कि आपका ये आइस जो है मेल्ट होने के लिए इसको कुछ एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, ठीक है, उसको हम बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, इसको मेल्ट होने के लिए लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन चाहिए, ठीक है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन को ये, और वो कितनी है, आइस जब मेल्ट होगी वो 3.34 इंटू 10 की पावर 5 जूल पर किलोग्राम है, ठीक है, पर किलोग्राम। तो इतनी हीट जो है ये लेगा, आइस जो है इतनी हीट किसी भी एनवायरनमेंट से लेगा। आइस कहीं पे भी है, यहाँ पे आपका जो है अगर हम अपने हाथ पे भी आइस को रख के दे रहे कि एक हाथ में उसी टेम्परेचर पे हमने पानी को रखा है, टेम्परेचर दोनों का सेम है, ठीक है, उसके बाद भी हमें जो आइस है वो ज़्यादा ठंडी लगती है, पानी इतना ठंडा नहीं लगता, उसी टेम्परेचर पे पानी है। तो वो इसलिए कि आपका जहाँ पे भी आइस होगा उसको मेल्ट होना होता है, तो मेल्ट होगा तो क्या होगा कि लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन वो जो है हिडन फॉर्म में होती है, तो वो किसी भी एनवायरनमेंट से, जिस एनवायरनमेंट में वो रखी है उस एनवायरनमेंट से वो आपका लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन लेगा, ठीक है, और सिस्टम का टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा, लेकिन जिस सिस्टम से वो हीट ले रही है उसको वो ज़्यादा कूल फील करेगा। तो वो आपका जो है जहाँ पे भी आइस रखी है उससे 3.34 इंटू 10 की पावर 5 जूल पर किलोग्राम, और ये आपका जूल पर किलोग्राम में क्या था, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। वो क्या था आपका कि आपका जो है सॉलिड स्टेट कन्वर्ट इनटू जो है लिक्विड स्टेट, तो आपका सॉलिड क्या हो गया, आइस, और कन्वर्ट इनटू वाटर, यानी कि सॉलिड स्टेट कन्वर्ट इनटू लिक्विड स्टेट, ठीक है। आपका जो 1 किलोग्राम है सॉलिड का वो लिक्विड स्टेट में आपका जब जाएगा तो इट रिक्वायर्स द हिडन हीट। तो यहाँ पे 0 डिग्री सेल्सियस जो है पूरी आइस पिघल जाएगी, सिस्टम का टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस ही रहेगा या 273 केल्विन ही रहेगा, बट ये मेल्ट हो रही है तो ये हिडन हीट ले रही है एनवायरनमेंट से, तो जिस सिस्टम से ये हिडन हीट लेगी उस सिस्टम को ये कूल कर देगी, इसलिए आइस ज़्यादा कूल फील कराएगी एज कम्पेयर टू वाटर। तो यहाँ पे हम कहेंगे वाटर डज नॉट टेक any heat या any latent heat from surrounding, और ये जो है आइस ये आपका लेटेंट हीट लेगी तो ये फिर क्या कर देगी। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि आइस जो है इट टेक, ठीक है, इट टेक लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, और वो कितनी है 3.34 10 पर 5 जूल पर किलोग्राम। तो इतनी हीट जब किसी से लेगा तो कूल फील कराएगा ना, क्योंकि उसने तो जो है जहाँ पे भी ये रखी है या हाथ ही है कहीं पे भी रखी है उसने तो अपनी एनर्जी जो है हीट जो है लूज करी है, तो हीट अगर लूज करेगा तो कोल्ड, जहाँ से हीट लूज हुई है वो अपना कोल्ड हो जाएगा, वो चीज़ कोल्ड हो जाएगी, कूल हो जाएगी। तो आप इसीलिए आइस आपका जो है वो कूल फील कराती है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका 1-2 क्वेश्चन और रह गए, अभी कर लेते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, व्हाट प्रोड्यूस मोर सीवियर बर्न्स, बॉइलिंग वाटर और स्टीम। तो देखो ये आपका ये क्वेश्चन भी बड़ा अच्छा है। बॉइलिंग वाटर ज़्यादा मतलब बर्न कर सकती है, करके नहीं देखना है। ये जो क्वेश्चंस हैं ये जो ऐसी जो फिजिकल एक्टिविटी करके भी नहीं देखना है, और हमें जो है सिर्फ उसको ध्यान रखना है क्योंकि इट इज़ डेंजरस। देखो हमारे पास है वाटर, वाटर किस पे बॉयल हुआ जितना हमें पता है 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉयल हुआ, वेपर्स में या स्टीम में वो चला गया, ठीक है, स्टीम फॉर्म के अंदर चला गया 100 डिग्री सेल्सियस पे। तो यहाँ पे जो है सिस्टम का टेम्परेचर तो सेम ही रहेगा, रिमेन सेम, और उसके बाद आपका जो है स्टीम बनती रहती है, ठीक है, उसके बाद वेपर्स बनते रहते हैं। तो यहाँ पे लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन काम करेगा, तो जो वेपर्स बने हैं उसमें एक्स्ट्रा हीट ऐड हो गई, तो आपके जो वेपर्स बने हैं, वेपर्स हैव एक्स्ट्रा हीट, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, ठीक है, एक्स्ट्रा हीट उसके पास है, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। तो वेपर्स जो है
ये आपका टेम्परेचर सेम है, वेपर्स आपके बनते गए तो उसमें एक्स्ट्रा हीट ऐड होती गई जो हिडन हीट है। सिस्टम का टेम्परेचर इंक्रीज नहीं होगा, वो 100 डिग्री सेल्सियस ही होगा, वाटर बॉयल हो रहा है और आपके जो वेपर्स हैं वो आपके हिडन फॉर्म में हीट एक्स्ट्रा रख रहे हैं अपने पास और वो स्टीम के अंदर या वेपर्स फॉर्म में चले गए, तो उसके पास एक्स्ट्रा हीट है। अब जैसे वो वेपर्स आपके स्किन पे आए, ठीक है, जैसे वेपर्स आपके स्किन पे आए तो वो कंडेंस होंगे, कूल होंगे, मतलब लिक्विड फॉर्म में जाएंगे। जब कंडेंस कूल होंगे तो हीट एनर्जी को लूज भी करेंगे, तो वो एनर्जी जो एक्स्ट्रा उन्होंने ली थी उसको लूज करने वाले हैं, तो वो फील किसका होगा, वो उसको लूज करेंगे तो आपकी स्किन पे ही लूज करेंगे और आपकी स्किन को ही बहुत ज्यादा मतलब बर्निंग फील होगी। तो हम ये कहेंगे बॉइलिंग वाटर के कंपेयर में आपका जो स्टीम है वो ज्यादा बर्निंग इफेक्ट दिखाती है, यानी कि वो ज्यादा स्वीर बर्निंग इफेक्ट दिखाती है, आपका स्वीर बर्निंग करती है। तो हमें जो है स्टीम भाप जो है वो जल्दी बहुत ज्यादा जला देती है एज कम्पेयर टू बॉइलिंग वाटर। तो यहाँ पे हमारे पास कहेंगे कि ये जो आपके वेपर्स बने, वेपर्स जो हैं कंडेंस होंगे, कंडेंस्ड टू द लिक्विड फॉर्म, लिक्विड फॉर्म में कंडेंस हुए एंड लूज एनर्जी, कितनी एनर्जी लूज करेंगे, 22.5 इंटू 10⁵ जूल पर किलोग्राम। ठीक है, जूल पर किलोग्राम में आपका लेटेंट हीट जूल पर किलोग्राम वही था आपका कि 1 किलोग्राम जो लिक्विड है वो आपका कन्वर्ट हो रहा है वेपर्स फॉर्म में या स्टीम फॉर्म में। ठीक है, वो क्या था आपका लेटेंट हीट ऑफ अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट द 1 किलोग्राम ऑफ लिक्विड इनटू वेपर स्टेट या स्टीम स्टेट। तो वो आपका इतनी जो है, एक वाटर का एग्जांपल हम ले रहे हैं तो 22.5 इंटू 10⁵ जूल पर किलोग्राम जो है इसकी लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन है और 3.34 जो है इंटू 10⁵ वो आपका लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन थी। तो इतनी हीट आपका ये लूज कर देगा। ठीक है, और शो मोर बर्निंग, शो सीवियर बर्निंग या मोर बर्निंग, सीवियर बर्निंग। अरे भाई सीवियर बर्निंग किसके कंपेयर में, एज कंपेयर या देन वाटर हम कर सकते हैं, देन वाटर। ठीक है, वाटर के कंपेयर में बॉइलिंग वाटर भी हो, बॉइलिंग वाटर के कंपेयर में आपका जो है ये सीवियर बर्निंग आपका करेगी स्टीम। ठीक है, सीवियर जो बर्निंग है वो आपका स्टीम करेगी एज कंपेयर टू बॉइलिंग। तो ये क्वेश्चंस हमारे हो गए। अब एक क्वेश्चन और बचा है वो लास्ट हम कर लेते हैं, देन बॉइलिंग वाटर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखिए, नेम ए बी सी डी ई एफ इन द फॉलोइंग डायग्राम एंड शो इट स्टेट। तो इसको और देख लेते हैं हम क्या कहना चाह रहा है ये देखिए, सबसे पहले तो हमारे पास है ए क्या हो रहा है, सॉलिड से लिक्विड में गया है। तो ए क्या है आपका, सॉलिड से लिक्विड में गया, तो फ्यूजन हम कह सकते हैं, मेल्टिंग हम कह सकते हैं। तो फ्यूजन कहें या मेल्टिंग कहें, दोनों ही ठीक है। ठीक है, उसके बाद आपका जो है लिक्विड से गैस में जा रहा है, तो बी को हम क्या कह सकते हैं, वेपराइजेशन कह सकते हैं। ठीक है, वेपर फॉर्म में चला गया तो वेपराइजेशन हो गया बी। उसके बाद सी क्या है, गैस से वापस लिक्विड में आ रहा है तो कंडेंसेशन, कंडेंसेशन कहेंगे इस प्रोसेस को। उसके बाद डी, लिक्विड से सॉलिड में आ रहा है तो सॉलिडिफिकेशन। ठीक है, सॉलिडिफिकेशन कह सकते हैं। उसके बाद ई जो है आपका सॉलिड से गैस में जा रहा है, तो सॉलिड से गैस जो जाएगा वो क्या हो जाएगा, सब्लिमेशन। डायरेक्ट सॉलिड से गैस में सब्लिमेशन। एंड देन गैस से वापस सॉलिड में आ रहा है एफ, तो गैस से वापस सॉलिड में आ रहा है तो उसको जो है कई जगह आपको सब्लिमेशन भी मिलेगा, उसको हम डी सब्लिमेशन भी बोल सकते हैं, डिपोजिशन भी बोल सकते हैं, और कई जगह सब्लिमेशन भी मिलेगा, वो भी हम लिख सकते हैं। बट जो है इनको डिफरेंस इनमें रख लेना चाहिए आपको, डिपोजिशन या डी सब्लिमेशन आप इसको बोल सकते हो, सब्लिमेशन, डी सब्लिमेशन या डिपोजिशन। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है
सारे हमने जो है कर लिए। एक बार मैं ए और बी सी डी जो भी थे उनको मैं लिख के एक बार दिखा देती हूँ। उसके बाद सारे प्रोसेस हमारे पास आ गए, सब सारे क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिए। आई थिंक आपको सभी क्वेश्चंस का आंसर जो है समझ आ गया होगा। ठीक है, समझना ज़रूरी है। उसके बाद जो है तो यहाँ से ए से बी जो है वो सॉलिड से, ये ए था हमारे पास, सॉलिड से आपका गया लिक्विड। ठीक है, तो ए हमारे पास क्या आ गया, मेल्टिंग। ठीक है, सेकंड हमारे पास जो है वो है लिक्विड से और गैस में बी, तो बी हमारा क्या है, वेपराइजेशन। ठीक है, थर्ड हमारे पास क्या था, सी, गैस से वापस लिक्विड में, तो इसको हम कहेंगे कंडेंसेशन हो गया। फोर्थ हम कहेंगे डी, लिक्विड से वापस गैस, तो लिक्विड से वापस गैस। ठीक है, डी है लिक्विड से सॉलिड, सॉरी, लिक्विड से सॉलिड, लिक्विड से सॉलिड, तो इसको हम कहेंगे सॉलिडिफिकेशन, सॉलिडिफिकेशन। एंड फिफ्थ क्या है हमारे पास, ई, सॉलिड से गैस, सॉलिड से गैस, उसको हम क्या कहेंगे, सब्लिमेशन। ई था ये, डी है ये। ठीक है, एंड ये आपका सी था, तो ये आपका सब्लिमेशन। एंड लास्ट वन हमने अभी किया ही था, ये डिपोजिशन मैंने लिख दिया, गैस से सॉलिड, तो ये आपका एफ है, और ये आपका डी सब्लिमेशन या डिपोजिशन, डी सब्लिमेशन या डिपोजिशन। तो यहाँ हमने सारे एनसीईआरटी के क्वेश्चंस जो है आपके सोल्व आउट कर लिए हैं। ठीक है, 9th चैप्टर का जो आपका एनसीईआरटी का चैप्टर था फर्स्ट क्लास 9th का, वो कंप्लीट हो चुका है। सारे क्वेश्चंस हमने कर लिए, सारे इंटेक्स और एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चंस हमने कर लिए। तो अगर आपने सारे लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो आप प्लीज़ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको है लिंक मिल जाएगा, वहाँ जाके आप देखिए एंड अपना चैप्टर जो है तब तक आप रिवाइज करते रहिए। मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में और नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक थैंक यू सो मच एंड बाय बाय, टेक केयर।